डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में मैंने दो प्रॉब्लम सोल्व की थी फंक्शन को एनालिटिक फंक्शन दिखाने के लिए। तो यहाँ पर फिर मैं कुछ प्रॉब्लम लेकर चल रहा हूँ इस लेक्चर में। तो प्रॉब्लम नंबर 3 पर मैं आ गया। एक और नई प्रॉब्लम है, प्रूव दैट द फंक्शन साइन हाइपरबोलिक जेड इज एनालिटिक एंड हेंस फाइंड इट्स डेरिवेटिव। पॉइंट नहीं दिया गया, इसका मतलब एनालिटिक एवरीवेयर। तो जैसा कि वर्किंग रूल आपको बताया गया था इससे प्रीवियस लेक्चर में, उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें लिखना होता है गिवन फंक्शन। तो क्या गिवन फंक्शन? गिवन फंक्शन इज एफ जेड, और यहां पर एफ जेड का मतलब है साइन हाइपरबोलिक जेड। बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, हाइपरबोलिक में आपको बहुत ज्यादा फार्मूले याद नहीं होंगे, तो एक तरीका मैं बताता हूं आपको। ये जो हमारे साइन हाइपरबोलिक या कोस हाइपरबोलिक फंक्शन है, आप इनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बदल सकते हैं। कैसे? ध्यान देंगे। अगर मान लीजिए आपके पास है कोस आई थीटा, कोस थीटा नहीं, कोस आई थीटा, तो इसकी वैल्यू होगी कोस हाइपरबोलिक थीटा। कैसे आया कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, नोट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन यहां मेरा वो मकसद नहीं है कि इनको प्रूव करना। इसी तरह साइन आई थीटा, अगर एंगल को आप मल्टीप्लाई कर दोगे आयोटा से, तो ये रिजल्ट बन जाएगा आयोटा इंटू साइन हाइपरबोलिक थीटा। तो अगर फंक्शन आपको हाइपरबोलिक में दिए गए तो आप उनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बदल लीजिए, और बदलने के बाद कैलकुलेशन आप कर लीजिए। तो यहां पर फंक्शन क्या दिया गया हाइपरबोलिक में, तो मैं इसी रिजल्ट का यूज करता हूं और इसको बदलने जा रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। क्या रिजल्ट है आपके पास? ध्यान देंगे। साइन आई जेड इट विल बी इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक जेड। इसका मतलब ये हुआ कि साइन हाइपरबोलिक जेड कैन बी रिटन एज 1 अपॉन आयोटा साइन आई जेड। कोई डाउट? लिख दीजिए। तो क्या बना रिजल्ट? इसको मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बदल दिया। एक तरफ से याद रखो फार्मूले, ट्रिग्नोमेट्रिक टू हाइपरबोलिक। इस तरह याद रखोगे, आपको इनकी बार बार जरूरत पड़ेगी। ट्रिग्नोमेट्रिक टू हाइपरबोलिक। अगर आपको रिवर्स लगाना है तो अपने आप ही आप इसको लगा सकते हैं। कैसे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोस को आप हाइपरबोलिक में लिखेंगे, कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन को आप हाइपरबोलिक में लिखेंगे, ये दो फार्मूले आप याद रखिए। तो कितना आ गया? 1 अपॉन आई आयोटा। चलिए अब जेड की वैल्यू रख दो और आई से मल्टीप्लाई भी कर दो, आई से मल्टीप्लाई और आई से डिवाइड। तो ये बना साइन आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई, और ये बना एफ जेड। देखिए यहां मुझे मेहनत करनी पड़ रही है, किसके लिए? यू और वी निकालने के लिए। अब किसी किसी क्वेश्चन में तो यू और वी डायरेक्ट होते हैं, जैसे लेक्चर नंबर इससे जो पहला लेक्चर था उसमें फर्स्ट प्रॉब्लम में डायरेक्ट आपको यू और वी मिल गए, दूसरी प्रॉब्लम में आपको मिला था लॉग जेड। उस लेक्चर को आप देख लीजिए क्योंकि ये थर्ड प्रॉब्लम है। तो लॉग जेड था, वहां पर मुझे रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, और यहाँ भी कुछ हमें करना पड़ रहा है। तो आई स्क्वायर इज -1, तो ये आ गया आयोटा, और साइन ये बना आई एक्स माइनस वाई। आई स्क्वायर का मतलब -1। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं कर रहा हूं। इसको मानिए ए और इसको मानिए बी, और फार्मूला लगा दीजिए साइन ए माइनस बी। कितना होगा ये होगा साइन ए यानी आई एक्स, और ये आ गया बच्चों कोस वाई माइनस, ध्यान देंगे, कोस आई एक्स, और ये आ गया साइन वाई। क्लियर है? अब इसको आपको लाना है u प्लस आई वी की फॉर्म में। तो ये जो साइन के साथ आयोटा चल रहा है ये काम कर नहीं पाएगा, तो आप इसमें फर्दर फार्मूला लगाइए और इनको आप हाइपरबोलिक में लिख लीजिए, जिससे ये एंगल से आई गायब हो जाएगा। तो साइन आई जेड यानी आई एक्स कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, और कोस से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कोस आई एक्स कितना हो जाएगा? कोस आई एक्स, जैसे आप जानते हैं कोस आई थीटा इज कोस हाइपरबोलिक थीटा, तो डायरेक्ट ये किसमें बदल जाएगा? ये बदल जाएगा कोस हाइपरबोलिक एक्स, और ये साइन वाई से आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए माइनस आई का मल्टीप्लाई कर दो। जब माइनस आई का मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा माइनस आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर कितना? -1। तो इसका मतलब ये खत्म हो गया आयोटा, और साइन हो गया प्लस का, और यहां पर ये आ गया प्लस आयोटा कोस हाइपरबोलिक एक्स, और ये आ गया बच्चों साइन वाई। ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1, और मैं इसको मॉडिफाई करते करते ले आया इक्वेशन नंबर 2 की तरफ, और मैंने इनको नाम दे दिया u प्लस आयोटा v। ये v है और ये आपका u है, इसको कह दीजिए आप 2। क्लियर है? फ्रॉम 2 वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं आप? वी कैन राइट, देखिए फार्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है दोनों।
तो आपको यहां से मिल जाएगा, बार बार इनकी जरूरत पड़ेगी। अभी मैंने साइन हाइपरबोलिक जेड का क्वेश्चन क्या हो सकता है, कोस हाइपरबोलिक कहा जाए, क्लियर है, टेन हाइपरबोलिक कहा जाए, टेन हाइपरबोलिक का आएगा तो कोस हाइपरबोलिक, साइन हाइपरबोलिक लिखने के बाद साइन हाइपरबोलिक अपॉन कोस हाइपरबोलिक लिखने के बाद सोल्व कर सकते हैं। तो क्या रिजल्ट बना मेरे पास, यहां पर मैं वापस इसी क्वेश्चन पर आ जाता हूं। यू मेरे पास बना साइन हाइपरबोलिक एक्स कोस वाई, ये आ गई इक्वेशन नंबर 3, और v हमारे पास आ गया कोस हाइपरबोलिक x साइन वाई, और ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। एक और फिर इंपॉर्टेंट फार्मूला राइट में लिख रहा हूं, अगर आप किसी फंक्शन का डिफरेंशियल करते हैं, किसका, साइन हाइपरबोलिक x, तो इसका आंसर आएगा कोस हाइपरबोलिक x, और अगर आप कोस हाइपरबोलिक x का डिफरेंशियल करते हैं तो इसका आंसर आएगा साइन हाइपरबोलिक x। यहाँ ऐसा नहीं है जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में होता है ना, साइन का कोस एक्स और कोस का माइनस साइन एक्स, वो नहीं है। मैं इनका मीनिंग भी बता देता हूं। जो कोस हाइपरबोलिक एक्स है ये होता है मीन ऑफ ई टू द पावर एक्स एंड ई टू द पावर माइनस एक्स, और जो साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है ये इन दोनों फंक्शन के डिफरेंस का हाफ होता है। तो बेसिकली ये साइन हाइपरबोलिक और कोस हाइपरबोलिक जो फंक्शन है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड है, क्लियर है। तो अगर आप इस फंक्शन का डिफरेंशियल करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसका करेंगे तो ये आ जाएगा, बात क्लियर है। तो अब आप इसके, ऐसा मैंने क्यों बताया आपको, क्योंकि मुझे इनके डेरिवेटिव की जरूरत है भाई। जब मैं इसको एनालिटिक प्रूव करूंगा तो मैं लगाऊंगा सफिशिएंट कंडीशन, और सफिशिएंट कंडीशन डिमांड करेगी पार्शियल डेरिवेटिव की। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 दोनों पार्शियल डेरिवेटिव आप लिख दीजिए, ये ध्यान में रखते हुए कि साइन हाइपरबोलिक का डिफरेंशियल कोस हाइपरबोलिक है और कोस हाइपरबोलिक का साइन हाइपरबोलिक है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या ऑब्जर्व किया आपने, 3 सॉरी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 व्हाट यू ऑब्जर्व, वी ऑब्जर्व डेल यू ओवर डेल एक्स इज, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो साइन हाइपरबोलिक का हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक एक्स, और कोस वाई पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वाई हमारा कांस्टेंट है, ये आगे 5। इसी तरह डेल यू ओवर डेल वाई, अगर आप वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो साइन हाइपरबोलिक पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोस का डिफरेंशियल क्योंकि इसमें वाई है और वाई हमारा वेरिएबल है तो ये कोस का आ जाएगा माइनस साइन वाई। एक और लाइन अगर मैं यहां पर बढ़ा दूं तो ये थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया, और माइनस को मैंने पहले लिखा तो ये बना माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई, और ये बन गई इक्वेशन नंबर 6। तो ये बनी मेरे पास इक्वेशन नंबर 5, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और ये बनी मेरे पास इक्वेशन नंबर 6, ये भी एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब मैं आ गया इक्वेशन नंबर किस पर, 4 पर। इससे भी दो डेरिवेटिव फाइंड कर लेता हूं फ्रॉम इक्वेशंस, कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन 4, डेल वी ओवर डेल एक्स, ध्यान देंगे कोस हाइपरबोलिक का डिफरेंशियल साइन हाइपरबोलिक, माइनस नहीं लिखेंगे, साइन वाई ऐसी रहेगा। तो ये आ गया बच्चों साइन हाइपरबोलिक एक्स और साइन वाई रिमेन्स एज इट इज, ये आ गई इक्वेशन नंबर 7। और डेल वी ओवर डेल वाई कितना हो जाएगा, ये साइन वाई का कोस वाई हो जाएगा, कोस हाइपरबोलिक एक्स पर कोई फर्क आपका नहीं पड़ने वाला। तो ये बना कोस हाइपरबोलिक एक्स, और ये आ गया कोस वाई, और ये आ गई इक्वेशन नंबर 8। और इसको भी आप क्या कर देंगे, रेक्टेंगल में बंद कर दीजिए। अब आप ऑब्जर्व कीजिए ये पार्शियल डेरिवेटिव पहले तो चेक करो एग्जिस्ट है या नहीं। अब देखिए दीज पार्शियल डेरिवेटिव्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ साइन कोस, साइन हाइपरबोलिक कोस हाइपरबोलिक। अब साइन कोस तो कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल है हर जगह, और साइन हाइपरबोलिक कोस हाइपरबोलिक कोई नए फंक्शन नहीं है। दीज आर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। तो ना तो आपको इनकी एग्जिस्टेंस पर कोई डाउट है और ना ही इसकी कंटिन्यूटी पर कोई डाउट है किसी भी पॉइंट पर। तो आप इस स्टेटमेंट को डायरेक्ट लिखिए। हियर नंबर 1 पहला डेल यू ओवर डेल एक्स, चाहो तो ये भी लिख दो ऑब्वियसली, क्योंकि ये तो डायरेक्ट आपको नजर ही आ रहा। कहीं डाउट है तो उस पॉइंट पर मना कर दीजिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में मना किया था मैंने प्रीवियस लेक्चर में। ऑब्वियसली डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई, डेल वी ओवर डेल एक्स, डेल वी ओवर डेल वाई एग्जिस्ट एंड कंटिन्यूअस एवरीवेयर। एक भी पॉइंट आपको ऐसा नजर नहीं आ रहा जहां आपको डाउट हो इनकी एग्जिस्टेंस पर। पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। सेकंड, फ्रॉम इक्वेशंस, तो सेकंड पॉइंट पे आ जाता हूं। फ्रॉम इक्वेशंस, क्या है वो इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, 6, 7 एंड 8
आप चेक कीजिए क्या डेल यू ओवर डेल एक्स की वही वैल्यू है जो डेल वी ओवर डेल वाई की है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही वैल्यू है। चेक कर लीजिए इक्वेशन नंबर 5 और 8। इसके अलावा क्या डेल वी ओवर डेल एक्स की वैल्यू वही है जो माइनस डेल यू ओवर डेल वाई की है, बिल्कुल। आप चेक कर लीजिए 6 और 7, अगर आप यहां पर माइनस लगा देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कोशी रीमान इक्वेशन भी आपकी क्या हो गई, सेटिस्फाई। दैट इज CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। तो ये कोशी रीमान इक्वेशन भी हमारी सेटिस्फाई होगी। क्लियर है। अब ये जो कंडीशन है, दीज आर सफिशिएंट टू से अ फंक्शन एनालिटिक। तो क्या लिखेंगे यहां पर, हेंस fz इज एनालिटिक फंक्शन एवरीवेयर। तो ये हमारा फंक्शन एनालिटिक हो गया हर जगह। अब मैं पहुंच गया बच्चों इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। इसमें कहा एनहेंस फाइंड इट्स डेरिवेटिव। तो अब ये फंक्शन तो एनालिटिक है, तो मुझे इससे डेरिवेटिव के बारे में बात करनी है। तो हेडिंग बना के इसको भी लिख देता हूं, ये लास्ट स्टेप इसका रहेगा। एक बार चेक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लगता है लेने की जरूरत है तो। डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिक फंक्शन, बल्कि डेरिवेटिव ऑफ एफजेड लिखो, सिर्फ डेरिवेटिव ऑफ एफजेड। क्लियर है। वी हैव, अगर एफजेड आपका एनालिटिक फंक्शन है, एफजेड इज एनालिटिक फंक्शन, देन क्या लिख सकते हैं आप, अगर एफजेड हमारा एनालिटिक फंक्शन है देन एफ डैश जेड इट विल बी इक्वल टू डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी ओवर डेल एक्स। ये लिख सकते हैं आप। अब डेल यू ओवर डेल एक्स और डेल वी ओवर डेल एक्स दोनों की वैल्यू आपके पास है, दोनों को लिख दीजिए। तो क्या वैल्यू है मेरे पास, एफ डैश जेड डेल यू ओवर डेल एक्स इज कितना है, ये कोस हाइपरबोलिक एक्स कोस वाई प्लस आई कितना हो जाएगा, ये साइन हाइपरबोलिक एक्स और ये आ जाएगा साइन वाई। बस, लेकिन मुझे ज्यादातर रिजल्ट जेड की फॉर्म में लाने होते हैं, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा भाई। डेल यू और डेल एक्स की वैल्यू आपने 5 से रख दी और ये आपने 7 से रख दी। तो अब आप क्या करेंगे, क्योंकि हाइपरबोलिक में तो आपको रिजल्ट नहीं पता, तो फिर आपको हाइपरबोलिक एक्स को किसमें तोड़ देंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। ध्यान देंगे कोस आई थीटा इज कोस हाइपरबोलिक थीटा एंड साइन आई थीटा इज कितना होता, आई साइन हाइपरबोलिक थीटा। अब मैं चला हाइपरबोलिक टू ट्रिग्नोमेट्रिक, तो कोस हाइपरबोलिक एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस आई एक्स कोस वाई। क्लियर है भाई। यहां पर आई से मल्टीप्लाई कर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो कोस हाइपरबोलिक बन जाएगा। और यहां पर कितना है, आई साइन हाइपरबोलिक एक्स कितना आ रहा है यहां पर, ये आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, तो कितना बन जाएगा, ये आई से आई कैंसिल, अगर आप इसकी वैल्यू लिखोगे या डायरेक्ट पूरे की वैल्यू लिख दो तो कितना आ जाएगा, ये साइन आई एक्स और ये आ गया साइन वाई। यहां पर आई इंक्लूड करना पड़ेगा आपको, आई साइन हाइपरबोलिक थीटा ई साइन आई थीटा। अब ध्यान देंगे आप, ये फार्मूला बना कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये बन जाएगा कोस ए माइनस बी यानी आई एक्स माइनस वाई। यहां ए का रोल प्ले कर रहा आई इंटू एक्स और बी का रोल प्ले कर रहा वाई। इसके बाद अब इसमें से आई आप कॉमन ले लो और यहां पे लगा दो करली ब्रैकेट, तो ये आ जाएगा मेरे पास एक्स और ये 1 अपॉन आई वाई। इस ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या किया, आई से कर दिया मल्टीप्लाई और आई से कर दिया डिवाइड, तो ये बना आई अपॉन आई स्क्वायर और ये वाई। अब आई स्क्वायर कितना होगा, -1। अब रिजल्ट आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं। ये बनेगा कोस आई और ये बना एक्स प्लस आयोटा वाई। ध्यान देंगे यही जेड है, ये क्या है जेड, तो यहीं पे लिख देता हूं मैं, इतने में आ जाएगा ये। तो बच्चों यहां पर एफ डैश जेड मेरे पास आ गया, ये कोस आई जेड कितना आ गया, कोस आई जेड। अब इसको वापस आप हाइपरबोलिक में बदल के लिख दो, तो ये बना एफ डैश जेड इज कोस हाइपरबोलिक जेड, मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट। और यही क्या है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव। क्या है ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव है साइन हाइपरबोलिक जेड को, जिसको मैंने प्रूव किया अभी एनालिटिक।
चलिए एक और प्रॉब्लम बताता हूं, इस बार मैं बताता हूं आपको फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। एक ऐसी प्रॉब्लम लेते हैं। तो बच्चों में आ गया फोर्थ प्रॉब्लम पे, इसमें मैंने एक ऐसा फंक्शन लिया है जो एनालिटिक नहीं है। तो क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, शो दैट फंक्शन z + 2z बार इज नॉट एनालिटिक एनीवेयर इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। यानी एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिस पर फंक्शन एनालिटिक हो जाए। तो अब एनालिटिक नहीं प्रूव करना, तो आप यही कोशिश करेंगे एनालिटिक बन जाए। तो आप सफिशिएंट कंडीशन की तरफ चलिए, तो वहां पर कुछ ऐसा मिलेगा जो सेटिस्फाई नहीं होगा, जैसे कोशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होंगी, या फंक्शन के डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं होंगे, कंटिन्यूअस नहीं होंगे, तो आप मना कर देंगे फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। तो स्टार्ट करते हैं। आसान सी प्रॉब्लम है। सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन फंक्शन, गिवन, तो fz कितना आ गया, रियल और इमेजिनरी पार्ट भी बड़ी आसानी से इक्वेट हो जाएंगे। साइन हाइपरबोलिक और tan वाले क्वेश्चन में तो बड़ी मेहनत की थी आपने इसके लिए। x माइनस आयोटा वाई कितना बना, ये fz मेरे पास आ गया 3x, और ये बना, दोनों को ऐड किया तो कितना बना, ये माइनस आई वाई। तो यानी fz इज, भाई ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट दोनों मैंने बैलेंस कर लिए। तो ये बना 3x प्लस आई माइनस वाई, ध्यान देंगे 1, और इसी को मैंने क्या लिख दिया, fz इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v। ठीक है। अगर आप कंपेयर करोगे तो आप क्या लिख सकते हैं, हियर वी कैन राइट व्हाट इज u। भाई आपने इसको u प्लस आयोटा v समझ लिया, तो क्या लिख सकते हैं u को आप, u इज 3x और v कितना है, माइनस वाई। अब आप जब एनालिटिक प्रूव करते हैं उसी डायरेक्शन में मैं चलता हूं, कुछ गलत आ जाएगा। फ्रॉम 3 फाइंड डेरिवेटिव्स, फ्रॉम 3 डेल u ओवर डेल x इज इक्वल टू 3, डेल u ओवर डेल y, नंबर दे दो अभी इनको, डेल u ओवर डेल y कितना आ गया, ये 0, डेल v ओवर डेल x माइनस, सॉरी 0, एंड डेल v ओवर डेल y -1/8। चलिए एग्जिस्ट तो ये है, लेकिन यहां पर आपने देखा डेल u ओवर डेल x इज नॉट इक्वल टू डेल v ओवर डेल y। देख लीजिए, डेल u ओवर डेल x की वैल्यू डेल v ओवर डेल y के बराबर नहीं है। वैसे तो यहीं पर पता चल गया आपको कि एनालिटिक नहीं है, लेकिन चलो दूसरी कंडीशन भी अगर मैं लिखना चाहूं तो डेल कितना होगा, ये डेल v ओवर डेल x इज इक्वल टू कितना है, डेल u ओवर डेल y, माइनस माइनस लगा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है, क्योंकि 0 इक्वल टू 0, ये वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई है, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं है। तो मैंने कहा था अगर फंक्शन एनालिटिक है तो इसके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट होने चाहिए, कंटिन्यूअस होने चाहिए, और ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, जिनका नाम है कोशी-रीमान इक्वेशन। यहां ये गड़बड़ कर गया, तो क्या लिखेंगे, सिंस CR इक्वेशंस आर नॉट सेटिस्फाई, और ये कहीं से कहीं तक भी अगर ये सेटिस्फाई हो जाएंगी तो पता है क्या होगा, 3 की वैल्यू -1 के बराबर हो जाएगी, जो पॉसिबल ही नहीं है। तो 3 कभी भी -1 के बराबर नहीं हो सकता। तो दीज इक्वेशन आर नॉट सेटिस्फाई एनीवेयर, कहीं भी सेटिस्फाई नहीं होती है। देयरफॉर fz इज नॉट एनालिटिक, तो ये फंक्शन हमारा एनालिटिक नहीं है एनीवेयर इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। अगर एक आध जगह हो भी जाती तो उसके बारे में विचार कर सकता था, इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। क्लियर है। तो ये मैंने जैसा आंसर था उसी को देखकर यहां पर लिख दिया है। तो अगर मान लीजिए फंक्शन एनालिटिक है तो सब कुछ सेटिस्फाई होगा, और नहीं है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ आपको मिल जाएगी। आप इसका वर्किंग रूल देखिए, इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने लिखा है। तो एनालिटिक होने के लिए तो दोनों कंडीशन आपको दिखानी पड़ेंगी, और अगर एनालिटिक नहीं है तो जो भी आपको गलत मिल जाए उसी को हाईलाइट करके मना कर दीजिए। तो ये लेक्चर आप ध्यान से देख लीजिए। कुल मिला के मैंने 4 प्रॉब्लम यहाँ पर सोल्व किए हैं एनालिटिक फंक्शन की। 2 प्रॉब्लम सोल्व किए इससे प्रीवियस लेक्चर में, 2 प्रॉब्लम सोल्व किए हैं इस करंट लेक्चर में। तो टोटल मिला के 4 प्रॉब्लम है। मुझे लग रहा है सफिशिएंट क्वेश्चन है इतने। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।